नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरें न्यूज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का वो साधन है जो हमें देश और दुनिया की घटनाओं से अपडेट रखती है। इन खबरों से हम दूर नहीं रह सकते। टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, चाय की दुकानों पर, चाक चौराहों पर, कहीं ना कहीं इन खबरों से हमारा आमना सामना हो ही जाता है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिन खबरों का इस्तेमाल हम समाज सुधार के लिए करते आ रहे थे, उन्हीं खबरों से हमें आज तनाव या यूं कहें कि स्ट्रेस होने लगा है। और इस मॉडर्न वर्ल्ड में टेंशन कैसी? पर भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में खबरें कुछ ऐसी भी हैं जो आपको पॉजिटिविटी देंगी, आपके स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कर देंगी। तो जनतंत्र टीवी आपके लिए कुछ ऐसी ही खबरों का पिटारा लेकर आया है जो आपका माइंड कूल कर देंगी, क्योंकि इन खबरों को देखकर आप भी जरूर कहेंगे कि हमने देखी गुड न्यूज। बंबई नगरिया तो देख बबुआ। जी हां, मायानगरी मुंबई में तो वैसे विदेशों जैसी चाक चौंध देखी ही जाती है, लेकिन अब रफ्तार भरती इस नगरी के लोगों का सफर भी सुहाना होने वाला है। यहाँ की चाक चौबंद को 4 चांद लग गए जब मुंबई की सड़कों पर डिजिटल बसों ने रफ्तार पकड़ी। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको भी है मुंबई शहर के डिजिटल सफर पर। मुंबई को मिली नई पहचान। अब कैशलेस यात्रा न होगा। मुंबई में मिलेगी देश की पहली डिजिटल बस। मेट्रो जैसा होगा बसों का सब। होगी ऐसी तकनीक सब देखते रह जाए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों ट्रेंड में है। वैसे तो मुंबई हर बात में खास है। यहाँ की बोली, रहन सहन, मायानगरी मुंबई की चमक धमक हमेशा सुर्खियों में रहती है। लेकिन पहचान मिलने जा रही है जो इसको वर्ल्ड वाइड फेमस करेगी। दरअसल मुंबई पहली डिजिटल बसें चलेंगी। डिजिटल दौर में ये पहल मुंबई के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। मुंबई की रोड पर डिजिटल बस रफ्तार पकड़ेंगी और मुसाफिरों के सफर को नया और आरामदायक बनाएंगी, क्योंकि मुंबई शहर में हर दिन लाखों लोग मुंबई लोकल और बेस्ट बस में यात्रा करते हैं। इस दौरान लोगों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ती है। खासकर बस में यात्रा करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे लोगों को टिकट के लिए घंटों तक लंबी कतारों में रुकना पड़ता है, पर अब मुंबई में बस से यात्रा करने वाले लोगों के लिए है मुंबई का डिजिटल सफर। मुंबई 100% डिजिटल बसें पाने वाला देश का पहला शहर। डिजिटल बसों में टैप इन एंड टैप आउट सुविधा होगी। CSMT से NCPA तक चलने वाली पहली बस का डेमो सफल। सोमवार को इसका परीक्षण पूरा हो गया है। इसमें स्मार्ट कार्ड और मोबाइल ऐप चलो की सुविधा होगी। इन बसों को खासकर ऑफिस आने जाने वाले रूट पर चलाया जाएगा। अब बात करते हैं यात्री कैसे इस सफर को पूरा करेंगे। कैसा होगा ये डिजिटल सफर? यात्री अपने मोबाइल या स्मार्ट कार्ड को डिजिटल मशीन के सामने फ्लैश करेगा, जो प्रवेश द्वार के पास चिपका होगा। एक हरे रंग की टिक इसे बस में चलने की अनुमति देगी। उतरते समय वह टैप करेगा। बस का किराया उसके ऐप या स्मार्ट कार्ड से काट लिया जाएगा। इन बसों के प्रवेश द्वार पर डिजिटल बस लिखा होगा और यह खास रूप से कैशलेस यात्रा करने वालों के लिए होगी। बेस्ट के महाप्रबंधक लोकेश चंद्र ने कहा है कि ऐसी 20 बसें जल्द ही कार्यालय जाने वाले मार्गों पर शुरू की जाएंगी और धीरे धीरे द्वीप शहर और उपनगरों में बसें पेश की जाएंगी। मुंबई की बेस्ट बसों को पूरी तरह से तकनीक से लैस बनाया गया है। मुंबई की बेस्ट बसों में अब टिकट के लिए लोगों को कोई लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मुंबई के बेस्ट बसों में अब एक आधुनिक टिकट मशीन लगाई जाएगी, जहां यात्री को सिर्फ टिकट स्मार्ट कार्ड मशीन पर रखना होगा और यात्री की टिकट तुरंत बुक हो जाएगी। इससे यात्रियों का टाइम भी बचेगा और यात्रा भी आसान होगी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से NCPA तक चलने वाली इन बसों में यात्रियों को मेट्रो जैसा फील आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
कोरोना मैनेजमेंट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर वाही-वाही हुई है, लेकिन योगी 2.0 में एक बार फिर यूपी ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। खुशखबरी ये है कि यूपी ने देश के सर्वाधिक लोगों का कोविड टीकाकरण करने का गौरव प्राप्त किया है। यूपी 31 करोड़ वैक्सीन देने वाला पहला राज्य बन गया है। कोविड मैनेजमेंट के बाद योगी का वैक्सीनेशन का फॉर्मूला भी कारगर साबित हुआ है और यूपी को मिली है गुड न्यूज। यूपी से आई गुड न्यूज। कोरोना मैनेजमेंट में सीएम योगी की वाहवाही। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला राज्य बना यूपी। 31 करोड़ वैक्सीन देने वाला पहला राज्य। यूपी में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि यूपी ने देश में सर्वाधिक लोगों का टीकाकरण करने का भी गौरव प्राप्त किया है। कोविड टीकाकरण के मामले में देश के बाकी राज्यों को पछाड़कर पहला स्थान यूपी ने हासिल किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में 31 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य यूपी बन गया है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षा कवच मिल चुका है, जितना किसी भी राज्य में नहीं मिला। सीएम योगी ने इसे कोरोना पर विजय के लिए जीत का टीका बताया है और वैक्सीनेशन के लिए पीएम मोदी को श्रेय दिया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश 31 करोड़ से अधिक कोविड डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। यह जीवन रक्षक उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन व स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिबद्धता का प्रतिफल है। कोरोना पर विजय हेतु आप भी अवश्य लगवाएं जीत का टीका। वहीं यूपी में वैक्सीनेशन के आंकड़े पर नजर डालें तो 31 करोड़ वैक्सीनेशन देने वाला राज्य यूपी। 31 करोड़ 2,94,377 करोड़ वैक्सीन की डोज लगी। 18 साल से ऊपर के 12 करोड़ 80,33,000 डोज लगी। 87% लोगों को दोनों डोज लगी। 15 से 17 साल के 94% बच्चों को पहली डोज लगी। 63% बच्चों को दोनों डोज लगी। 12 से 14 साल के 36,97,000 से अधिक बच्चों को टीका लगा। 26,37,000 से अधिक ने प्रिकॉशन डोज ली। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगने के बाद देश ही नहीं, विदेशों में भी सीएम योगी की तारीफ हो रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी की वाहवाही हो रही हो। यूपी में कोरोना मैनेजमेंट के लिए भी सीएम योगी की जमकर तारीफ हो चुकी है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य में सीएम योगी का वैक्सीनेशन का फॉर्मूला कारगर साबित हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट का फॉर्मूला बेहद कारगर साबित हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार मिशन मोड में राज्य में स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट मोड पर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी बेहद सक्रिय होकर उतरे और चिकित्सा व्यवस्था करने के अलावा वैक्सीनेशन पर पूरा जोर दिया, जिसके बाद यूपी ने 31 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने का मुकाम हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी बीच एक गुड न्यूज पंजाब से भी आई है, जहां पर भगवंत मान सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय ने फैसला किया है कि अब सरकारी कार्यक्रमों में बोतलों में पैक पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी आयोजन में गुलदस्ता देने पर मनाही होगी। यानी कि पंजाब सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ जंग छेड़ दी है। गुड न्यूज। प्लास्टिक के खिलाफ पंजाब सरकार की मुहिम। अब सरकारी कार्यक्रमों में नहीं दिखेगी प्लास्टिक की बोतल। बोतलों में पैक पानी का इस्तेमाल बंद।
प्रदूषण को दूर करने के लिए मान सरकार का पहला कदम। प्लास्टिक से बने सामान हमारे घरों में ज्यादातर दिख ही जाते हैं, चाहे वो टेबल हो, कुर्सी हो या पीने के पानी की बोतल। कहते हैं प्लास्टिक के हजारों नुकसान हैं। ये हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए प्लास्टिक के खिलाफ पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मुहिम छेड़ दी है। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय ने सरकारी आयोजनों में गुलदस्ते एवं प्लास्टिक की बोतलों में पैक पानी का इस्तेमाल बंद करने का आदेश जारी किया है। पंजाब में अब किसी भी कार्यक्रम में प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग नहीं होगा। इस बारे में पंजाब के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखा गया है। पत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक समारोह में प्लास्टिक की बोतलों में पैक पानी के इस्तेमाल को रोकने की अपील की गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आयोजनों के दौरान स्वास्थ्य मंत्री या किसी गणमान्य व्यक्तियों को कोई गुलदस्ता भेंट नहीं कर पाएगा। प्लास्टिक कचरे, प्रदूषण को कम करने और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। सरकार की तरफ से सिविल सर्जनों से इस आदेश पर तत्काल अमल करने को कहा है। पंजाब में प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम। अब सरकारी कार्यक्रम में नहीं दिखेंगी प्लास्टिक की बोतलें। प्लास्टिक की बोतल में पैक पानी देने पर रोक। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय का आदेश। सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर दिया गया आदेश। आदेश पर तत्काल अमल करने को कहा गया है। आयोजनों पर गुलदस्ता भेंट करने की मनाही है। बता दें कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला ने निर्देश दिए थे कि राज्य में सारी आयोजनों में गुलदस्ते और प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल बंद किया जाए। दरअसल प्लास्टिक कचरा एक बड़ी चुनौती बन रहा है और प्लास्टिक बोतल का पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बोतल बंद पानी जब तक किसी व्यक्ति तक पहुंचता है तब तक वो पानी पीने लायक नहीं रहता। प्लास्टिक बोतल के पानी में प्लास्टिक के कण होने के साथ कई तरह के रसायन शामिल होते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए घातक है। इसलिए पंजाब सरकार ने जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है, जिससे जनता को गुड न्यूज मिलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और चलिए अब बात करते हैं धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की। कश्मीरी सेब जिसकी बात ही अलग है, इसका स्वाद अलग है। इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए अब इटली की तकनीक पर काम हो रहा है, जिससे कि सेब की पैदावार ज्यादा हो रही है और सेब उगाने वाले किसानों को मिली है गुड न्यूज। कश्मीर को भारत के प्रसिद्ध फल का कटोरा कहा जाता है। क्षितिज के ऊपर उठने वाली बर्फ से ढकी चोटियों के साथ बिंदीदार हरे सेब के बाग आंखों के लिए एक दावत है। कश्मीर के सेबों ने दुनिया भर के लोगों में स्वादिष्ट स्वाद के लिए लोकप्रियता हासिल की है। इन सेबों को स्थानीय रूप से चंट कहा जाता है। भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा कश्मीर देश के कुल सेब उत्पादन का मुख्य स्रोत है। भारत में सेब बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के मौसम विकास के लिए वरदान है, में राजा है। आप सेब के विशिष्ट रंग, आकार और गुणवत्ता को देखकर इस तत्कालिक निर्णय ले सकते हैं। कश्मीर लगभग 113 किस्में हैं जो घाटी बंड कर सकती हैं। सोपोर में सेब की मिठास पूरे देश में मशहूर है। इसकी मिठास का कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि कश्मीर के सेब की बाजार में अलग मांग होती है। पूरे कश्मीर में लगभग 18 लाख टन सेब पैदा होता है और ये पूरे देश में कुल पैदावार का 75% है। कश्मीर में सेब का कारोबार 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का माना जाता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद किसानों की आमदनी को और बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के सेब की पैदावार पर ध्यान दिया जा रहा है। इटली से मंगाए गए खास तरीके के
हाई डेंसिटी एप्पल प्लांट किसानों को मुहैया कराए जा रहे हैं। साथ ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किसानों को नए किस्म के सेब की पैदावार बढ़ाने के तरीके सिखा रहा है। अब तक जो किसान सेब के पेड़ लगाते हैं वो करीब 9 साल में तैयार होते हैं और सेब के फल लगने में काफी वक्त लगता है। लेकिन सरकार ने इटली से हाई डेंसिटी एप्पल प्लांट मंगाए हैं। इटली वाले ये सेब के फल 2 से 3 साल में तैयार हो जाते हैं, जिससे किसानों की आमदनी 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सोपोर में एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी है, लेकिन साल में कई बार कभी मौसम और कभी आतंकी वारदातों की वजह से जम्मू से श्रीनगर हाईवे बंद करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के कारोबार में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। सोपोर, बारामूला, पुलवामा, शोपिया और कुलगाम सेब उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। दिसंबर की शुरुआत तक वादी से सेब निर्यात होता है और सेब की ये खेती कश्मीर में रोजगार का एक बड़ा जरिया है। सेब की खेती कश्मीर का अहम कारोबार है। कश्मीर की 67% आबादी सेब की खेती पर निर्भर है। सेब की खेती से 33 लाख लोगों का रोजगार चलता है। कश्मीर के 7 लाख किसान सेब की खेती करते हैं। हर साल कश्मीर में करीब 18 लाख टन सेब की पैदावार होती है। सेब की खेती के बाद बेकरी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का अहम कारोबार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और जाते जाते गुड न्यूज आई है पेरिस से, जहां पेरिस बुक फेयर में भारत को मिला है बड़ा सम्मान। भारत को पेरिस मेले में कंट्री ऑफ ऑनर यानी कि सम्मानित अतिथि बनाया गया है। जी हां, इस बुक फेयर में इंडिया पवेलियन में 15 से अधिक डिजिटल और भौतिक प्रदर्शनियां लगाई गई हैं और कई भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है। पेरिस पुस्तक मेले से आई गुड न्यूज। पेरिस मेले में भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर। भारत के कई प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकारों की चर्चा। 15 से अधिक डिजिटल और भौतिक प्रदर्शनी लगाई गई। विश्व पुस्तक दिवस यानी 23 अप्रैल को भारत के लिए एक गुड न्यूज आई है। ये गुड न्यूज पेरिस से आई है, जहां लगने वाले पुस्तक मेले में इस बार भारत की चर्चा तेज है। कोरोना महामारी के बाद करीब 2 सालों के इंतजार के बाद पेरिस पुस्तक मेला शुरू हो गया है और भारत के पुस्तक प्रेमियों के लिए ये सुखद क्षण है, क्योंकि इस मेले में भारत कंट्री ऑफ ऑनर यानी सम्मानित अतिथि होगा। इसके साथ ही भारत के कई प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार पेरिस पुस्तक मेले में आयोजित होने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनेंगे। इस पुस्तक मेले में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर यानी सम्मानित अतिथि बनाए जाने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर सम्मानित महसूस हो रहा है। मुझे यकीन है कि पेरिस पुस्तक मेला हमारी साहित्य और भाषाई विविधता का जश्न मनाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। पेरिस में आयोजित पुस्तक समारोह में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप और हम पुस्तकों की दुनिया के बीच में उपस्थित हैं। हमारे चारों ओर पुस्तकें छाई हुई हैं। इस अवसर की उपलब्धता भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच हुए संयुक्त घोषणा का परिणाम है। आज से 5 वर्ष पूर्व संयुक्त घोषणा में ये विचार व्यक्त किया गया कि पेरिस में आयोजित पुस्तक समारोह में भारत गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मिलित हो तथा फ्रांस भारत में आयोजित पुस्तक सम्मेलन में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मिलित हो। पेरिस पुस्तक मेले से आई गुड न्यूज। पेरिस पुस्तक मेले में भारत है कंट्री ऑफ ऑनर। भारत के कई प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकारों की मेले में चर्चा। 11 भारतीय भाषाओं के 30 से अधिक लेखक होंगे शामिल। पेरिस पुस्तक मेले में इतिहास, समाज, विविधता पर चर्चा करेंगे।
इंडिया पवेलियन में 15 से अधिक डिजिटल और भौतिक प्रदर्शनियां हैं, जो कई भारतीय भाषाओं की 400 से अधिक पुस्तकों को प्रदर्शित कर रही हैं। 2 सालों के बाद पेरिस पुस्तक मेला शुरू हो रहा है। कोरोना के चलते 2 साल से ये शुरू नहीं हो पाया था। पेरिस पुस्तक मेले में भारतीय पवेलियन को आकार स्वदेशी भारतीय संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की तरफ से इंडिया पवेलियन में 15 से अधिक डिजिटल और भौतिक प्रदर्शनी लगाई गई हैं, जो कई भारतीय भाषाओं में प्रकाशित 400 से अधिक पुस्तकों को प्रदर्शित कर रही हैं और 65 भारतीय प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। It is indeed my pleasure and privilege to speak today at the opening ceremony of Paris Book Festival 2022, where India is participating as a guest of honor country as part of PM President Joint Statement 2018. National Book Trust India, under the Ministry of Education, Government of India, with a mandate to create a culture of reading in the society, is the nodal agency for the event. As the knowledge partner of the nation and as part of our mandate for the promotion of Indian books and book culture, we are here to showcase the multilingual literary traditions of India with a delegation of eminent 20 authors. फेस्टिवल डू लिब्रे डे पेरिस की वेबसाइट ने भारत के नाम एक चिट्ठी भी प्रकाशित की है, जिसमें लिखा गया है कि महामारी के कारण 2 सालों तक कार्यक्रम स्थगित रहा और अब इसकी शुरुआत हो रही है। हम भारत का सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पेरिस पुस्तक मेले में कई प्रसिद्ध लेखकों की भागीदारी होगी। इसके अलावा ये जानकारी भी दी गई है कि अगले महीने दिल्ली में आयोजित होने जा रहे पुस्तक मेले में फ्रांस अतिथि होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।